brought to you by Unienzyme। जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। जब इनको टिकट दोबारा देने की बात आई तो मैंने इनसे कहा, हमने कहा देखिएगा, हम 2-3 बार इस तरीके का झटका हुआ मेरे साथ। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक पर। आपका भी गौरव जी स्वागत है। और खास बात यह है कि श्रीकला मैम भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू सर, सबसे पहले तो सवाल मैं आप ही से शुरू करूंगा। आप जैसे ही बरेली जेल से रिहा हुए उसके बाद आप बयान दिया आपने मीडिया वालों को कि आप जा रहे हैं अब मैम के जो है रैली में आप समर्थन देने के लिए, लेकिन आप नीम करौली चले गए, फिर वहां से बताया गया कि आप दिल्ली चले गए। उसके बाद चर्चा ये है कि आपने उसके बाद तभी जो है फैसला बदल लिया कि नहीं, अब बीजेपी का समर्थन करना है। तो क्या कुछ घटनाक्रम आपके मतलब सीन से रहा, वो बता दीजिए। नहीं, आप सरासर गलत बोल रहे हैं। राजकुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपके यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं बरेली से छूटा, ये था कि नामांकन में हम लोग पहुंच जाएंगे। उस दिन नामांकन 1 तारीख को होना था आपका, लेकिन बरेली से बाय रोड आने में 6 से 7 घंटा लगता और नामांकन इनका, हम निकले करीब बरेली से 8 बजे, तो 3 बज जाता, नामांकन का टाइम खत्म हो जाता। फिर हमने बात की, हमने कहा जब यही है तो हम बाबा नीम करौली का दर्शन कर लेते हैं। तो हम चले गए दर्शन करके, फिर बाय रोड उधर से हम लोग रात को करीब यहाँ जौनपुर पहुंचे 12-1 बजे या 2 बजे पहुंचे होंगे रात को। तो सेम डे। तो ये दिल्ली वाली खबर आपकी गलत है। फिर मैं आया अगले दिन, नेक्स्ट डे यहाँ सबसे मिला जुला, प्रसार लोगों से मिलना जुलना, फिर 2 को 3 को 4 को फिर जो है। अच्छा, इसकी क्योंकि चर्चा बेहद तेज थी सोशल मीडिया पे, जो है इसी बात की चर्चा हो रही थी कि नहीं वहां से दिल्ली गए और दिल्ली के बाद जो है फैसला बदला गया। गौरव जी, सोशल मीडिया पे क्या चीजें सब सही चलती हैं? फिर तो उस पर ना जाया जाए, क्योंकि उसमें सभी लोग प्रॉस एंड कॉन्स हैं। सोशल मीडिया दुधारी तलवार है, उसको देख के हम बहुत से लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि नहीं ये सही हुआ होगा, ये गलत। कभी कभी उसकी पुष्टि भी कर ली जाती है, उसके बहुत हम उस पर भी नहीं जाते हैं। वो अपने अपने व्यूज़ हैं, लोग अपने डाल देते हैं, विचार स्वतंत्र हैं। आप देखिए जिस तरीके सोशल मीडिया में देखता हूँ, लोग गाली गलौज भी कर देते हैं। ऐसी चीज़ों से उसके भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, इस पर भी एक रूल बनना चाहिए। आप विचार रखिए, अपने स्वतंत्र विचार रखिए, लेकिन किसी के खिलाफ इस तरीके अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उस पर तो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अच्छा सर, अब क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का, तो ये इससे पहले बसपा के लिए जो है टिकट था मैम का और काफी अच्छा प्रचार भी चल रहा था, लेकिन जो बीजेपी वाला फैसला है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, बीएसपी से हम थे, बीएसपी से हम पहली बार जौनपुर में लोकसभा बीएसपी ने हमारे उसमें ही जीता था। उसके पहले कई बार बीएसपी यहाँ से लड़ी, लेकिन लोकसभा मैंने ही खाता खोला यहाँ पहली बार। और हमारा ठीक भी था, ऐसा नहीं था। बहन जी से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था और मैंने हमारे रिजीम में बहुजन समाज पार्टी को ने बहुत ताकत दी जिले में, और बसपा से मुझे बहुत ताकत मिली। देखिए, जो चीज़ सही है वाइस वर्सा होता, हम भी उधर दे रहे हैं, वो भी हमसे मिल रही है जिले में, और बहुत ठीक चल रहा था। लेकिन पार्टी में, हर पार्टी में जानते हैं टग ऑफ वॉर चलता है, पावर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो जो सेकंड लाइन थी उसमें बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हुए, सब लोगों ने हमको हमारे खिलाफ हमारे पार्टी के नेतृत्व को किया, तो उसमें फिर अलगाव हो गया हम लोगों का। तो उसमें हमको जेल भी जाना पड़ा, फर्जी मुकदमा लगा के उसमें जेल भेज दिया। उसके बाद से फिर डिफरेंसेस हमारे बढ़ते चले गए। फिर 2012 में सरकार चली गई बीएसपी की, फिर हुआ कि फिर हम लोग चलिए, उस समय हुआ कि चलो बीएसपी के साथ ही खड़ा रहा जाए। जेल निकलने के बाद भी हमने कहा चलिए, इस समय सरकार नहीं है, सब चीज़ें ठीक चल रही थी। तब तक दिल्ली में मुझे एक दुर्घटना हुई और उसमें मुझे फंसा दिया गया फर्जी का। उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर कांग्रेस से एक वरिष्ठ नेता का उसमें इन्वॉल्वमेंट था मुझे फंसाने में। और मैं जो है, बसपा ने मुझसे कहा कि हम टिकट देंगे आपको। बसपा के कोऑर्डिनेटर्स आए, जो कोऑर्डिनेटर्स इनके पास आए और टिकट कट गया, वही कोऑर्डिनेटर्स उसी तरीके के हमारे पास उस समय गए थे। आज दिवंगत हो गए, कुरील जी एक हुआ करते थे, छट्टू राम जी हैं, आज छोड़ के हमारे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये लोग हमारे पास कोर्ट मिलने आए पटियाला में और बोले कि हम आपको टिकट, बहन जी ने कहा टिकट आपका रहेगा, आप आइए। तो हम लोग पेरोल करा के एंट्री बेल लेकर हम आए कि हमको टिकट, लेकिन जिस दिन मेरी बेल हुई है नेक्स्ट डे टिकट दूसरे को दे दिया गया। तो फिर मुझे उस समय, चूंकि पेरोल ही मुझे चुनाव लड़ने के लिए मिली थी, तो मैं फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा यहाँ पर। तो मतलब पहले बसपा की तरफ से फैसला हुआ, उसके बाद आपकी तरफ से फैसला लिया गया? जी, उसी तरीके से फिर 2017 का विधानसभा चुनाव था, बीएसपी ने मुझे बुलाया
उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हुआ करते थे, पार्टी में महासचिव थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, पार्टी के बड़े नेता थे। आप लोगों को मालूम होगा, हम लोगों को क्या मालूम, बसपा के सभी लोग जानते हैं, नंबर 2 और 3 की हैसियत में हुआ करते थे। तो वो हमको बुलाए कि नहीं, अब बहन जी से मिलवाए भी। फिर हम लोग गए, इलाहाबाद की एक रैली थी, उसके बाद आए तो 3 दिन बाद पता चला कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। हमने कहा अजीब स्थिति है ये, ना कोई कारण ना कोई तो वो फिर हम जब इनको टिकट दोबारा देने की बात आई तो मैंने इनसे कहा, हमने कहा देखिएगा, हम 2-3 बार इस तरीके का झटका हुआ मेरे साथ। आपने पहले से आगाह कर दिया था मैम को कि देखना भाई? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था 3 बार मुझे हुआ, क्योंकि मैं जब MP था तो मुझे जेल भेज दिया गया फर्जी मुकदमा कायम करके। असहमति एक सामान्य प्रक्रिया है लोकतंत्र में, और नेताओं को भी बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए जो नेता है। और पार्टी एक परिवार की तरह होती है, उस परिवार का मुखिया जो पार्टी का मुखिया होता है, उस परिवार की तरह उसको चलाना भी चाहिए। एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते आप परिवार में। पिता भी है तो अपने बच्चे की बात सुनता है। तो वो हाल है राजनीतिक, इस तरीके से चलना है। हम तो यही सोचते हैं, इसी तरीके से हम लोग करते भी हैं। लेकिन अब जो होना था अब सामने ही है। 3 बार हम लोग धोखा खाए तो आज इन्हें भी ऐसा हुआ। और मुझे लगता है कि नीचे लेवल में जो बसपा का स्ट्रक्चरल वो है, उसमें नीचे लेवल पे जो कोऑर्डिनेटर लेवल पे चीज़ें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं, तभी बसपा का इतना नुकसान हुआ। बहन जी बहुत पब्लिक में रह नहीं पाती। उम्मीद थी कि आकाश आनंद जिस तरीके से निकल के नौजवान, मेरी तो शुभकामना है उनको, आकाश आनंद देखिए राजनीति में होती रहनी चाहिए, शुभकामनाएं उनको, निकलें और जनता के बीच में जाएं, नौजवानों के बीच में जाएं। और एक अच्छा बहुजन समाज पार्टी का मैं देख रहा था, काडर जो एकदम सुस्त अवस्था में पड़ा था, वो एक्सेलरेट हो रहा था, खड़ा हो रहा था, उसको ऊर्जा मिल रही थी। अचानक उनका चुनाव से बाहर हो जाना, वो भी तो सबसे बड़ी बात यह कि मैच्योरिटी जैसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया ट्वीट में। हाँ बिल्कुल नहीं। और मैं देख रहा था आकाश आनंद से संयोग से, इनको तो एक बनारस की जनसभा में गई थी अध्यक्ष जी, तो वहां पे उनकी मुलाकात भी, तो इन्होंने आगे कहा इज अ वेरी हम्बल गाय, अच्छा काम कर रहे हैं। और तो मुझे भी लगा, बातचीत में सुन रहा था, ठीक है इस एज में आदमी के अंदर थोड़ा तो, युवा तो विद्रोही होता ही है ना, ये तो स्वभाव ही है युवा का, विद्रोह करना, बात करना, ठीक है, सकारात्मक उसके लिए तो ठीक है। स्लिप ऑफ टंग कभी के बहुत से बड़े बड़े नेताओं के हो जाते हैं, उनके भी अगर किसी बात पे निकल गए होंगे तो, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए ऐसे लोगों को तो, और बल्कि प्रमोट करना चाहिए कि जो आदमी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है समाज के लिए। लेकिन ठीक, पार्टी का निर्णय है। अच्छा सर, जैसा कि इससे पहले जो मेरा सवाल था, तो बसपा की तरफ से पहले फैसला आया, उसके बाद आपने मन बदला, लेकिन उस दौरान आपके संपर्क में कौन था बीजेपी की साइड से? बीजेपी की साइड की बात नहीं, तमाम बीजेपी के लोग तो पहले से हमारे से संपर्क में। देखिए हम लोग इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स रही है, तो हर दलों के लोग हम लोगों के संपर्क में रहे हैं, लोकसभा में रहे, रिश्ते रहे हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कोई संपर्क ऐसा नहीं रहा है। टिकट कटने के बाद लोग यहाँ बहुत आहत थे, और ये भी आहत थी, चूंकि ये चुनाव लड़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि फिर और थोड़ा सा समय 2-3-4 दिन बीता तो लोग, हमारे जो सहयोगी थे, साथी थे, समर्थक थे, बहुत उदासीन थे। तो हमने कहा नहीं, लोकतंत्र का पर्व, इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और जिले की जो राजनीति है हमारे पिछले 25 वर्षों में, हम किसी भी चुनावी राजनीति में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे। हम भाजपा के साथ रहे, भाजपा हमारे साथ रही है सहयोगी। जब मैं जेडीयू से लड़ा तो भाजपा मेरे सहयोग में रही है, और मैं भाजपा के सहयोग में रहा हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ हम लोगों का कभी भी ग्राउंड पे, हम माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार को समर्थन दिए हम 2003 में, लेकिन ग्राउंड पे चुनावी मामले में हम लोग हमेशा खिलाफ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। उनकी अलग विचार, वो एक अलग विचारधारा की राजनीति रही है, कोई ऐसा थोड़ी कोई दुश्मनी रंजिश है। यहाँ की जो जिले की राजनीति है, जिले की राजनीति में हम उनके खिलाफ रहे, वो हमारे खिलाफ रहे। तो उस आधार पे जो जिले का जो हमारा मतदाता है, जो हम लोगों के सहयोगी हैं, वो उससे इतर रहे। तो जिस विचारधारा पे वो करते थे कि एंटी समाजवादी पार्टी की हमेशा राजनीति रही यहाँ पर, तो उसीलिए वो लोग फिर हुआ कि बीजेपी का समर्थन किया जाए। और बीजेपी से थोड़ा लोग अपने आप को, चूंकि एक बार हम लोगों के साथ गठबंधन में भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो एक कनेक्टिविटी भी बन जाती है ना, उस आधार पर हुआ कि बीजेपी को समर्थन किया जाए यहाँ पर। अच्छा, इस बार बीजेपी ने यहाँ से प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को जो है बनाया है, जो कि इससे पहले महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो जौनपुर में उनका जो है एंट्री आप कैसे देखते हैं जौनपुर में? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में बहुत बाय एंड लार्ज कह रहे हैं कि बड़े कैनवास पे है आज, बहुत ज़्यादा उनके नेशनल लेवल पे मेंबर्स बहुत हो गए हैं,
और बहुत मेहनत करती है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश का चुनाव 22 में खत्म हुआ, लोकसभा 2024 की तैयारियों में लग गए। 2024 खत्म होगा, 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा की तैयारियों में लग जाएंगे। तो ये बीजेपी को जो एडवांटेज है, वो कोई भी आए कैंडिडेट कोई बहुत मायने नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो उसमें ज्यादा वो रहता है। हाँ, एंटी कमेंसीज होती हैं लोगों की, तो बस ये है कि आज जब तक चेहरा चल रहा है, मोदी जी आज के डेट में देश में नो डाउट अनडाउटेडली सबसे पॉपुलर लीडर, आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में नेता के साथ जो नीचे के लोग होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या वो लोग भी अगर सहयोग करें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इस बार समाजवादी पार्टी जो है राहुल गांधी के साथ संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही है, इससे पहले बसपा के साथ थी, लेकिन दोनों में आप जो है कितना डिफरेंस देखते हैं? इस बार कितना बल देखते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के संयुक्त रूप से आने से? देखिए, एक चीज हम बताएं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी संयुक्त रूप से 2017 में भी आ गए थे विधानसभा में, और उस समय समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि पहली बार संयुक्त रूप से आ रहे हैं, इसके पहले भी आए थे और उसमें एकदम झटका लगा था, बहुत बुरी तरीके से पराजय। नहीं, लोकसभा में भी ऐसा नहीं कि नहीं रहे हैं, 19 की लोकसभा में भी साथ रहे हैं और इन्होंने समर्थन किया था 2019, उसके बावजूद भी अमेठी हार गए। अमेठी में सपा बसपा सब लोगों ने राहुल गांधी का समर्थन किया था, चुनाव हार गए। ऐसा नहीं, आरएलडी का समर्थन किया था, आरएलडी के भी हार गए, 2-2 सीटें आरएलडी। तो ऐसा ना, उसके बावजूद भी केवल 5 सीट अखिलेश जी थे, डिम्पल जी चुनाव हार गई। सोचिए, कन्नौज जैसी सीट जो उनकी, अखिलेश जी पहली बार एमपी 2000 में बने थे, वहां से कन्नौज जैसी सीट हार गए। तो ऐसा नहीं कह सकते, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और इसको लेके बहुत वो भी नहीं सोचा। इंदिरा जी को राजनारायण जी ने चुनाव हरा दिया था, तो इसको लेके बहुत वो नहीं समझना चाहिए। ठीक है, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक्टिव बहुत रहती है, उसका एडवांटेज उसको मिलता है। और अब आप देखिए अब क्यों चर्चा कांग्रेस की होने लगी। कांग्रेस में नो डाउट भारत यात्रा, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने किया। जब भी देश में आप लोगों के बीच घूमते हैं, टहलते हैं, यात्राएं करते हैं, तो आपको जनमानस स्वीकार करने लगता है। तो यही राहुल गांधी को हम लोग पार्लियामेंट में थे, बिल फाड़ते हुए हमने देखा, वो एरोगेंसी भी देखी थी। आज जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की बात करते, उसमें बिल फाड़ते हुए हम लोगों ने देखा था, तो वो भी राहुल गांधी थे आज से 12 साल पहले। आज तो वो किताब बिल्कुल हाथ में रहती है हर जगह है? आज तो वो हर किताब जो है वो हर सभा में रहती है, हर जगह रहती है, वीडियो में रहती है। आज वो किताब रहती है, लेकिन जब बिल फाड़ रहे होते थे तब उन्हीं की सरकार थी। तो सरकार का स्वभाव ऐसा होता है, आज सरकार में नहीं तो आपको सारी बुराई से दूसरी सरकार में दिख रही है, जब आप अपने सरकार में थे तो सारी चीजें वो दिख रही थी। तो ये सब चीजें हैं, अपने अपने समय अपने अपने तरीके से परिभाषाएं गढ़ने की बात है। तो इस बार मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ खास वो इफेक्टिव नहीं दिखेगा यूपी में? मुझे नहीं दिखता है। कमोबेश मैं बता रहा हूं आपको, 19 और 2014 के बीच की स्थिति रहेगी। 2019 से नीचे नहीं जाने वाली भाजपा, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। अच्छा, इस बार जो सपा के कैंडिडेट हैं यहाँ से, जौनपुर की अगर हम बात करें, तो जौनपुर में जो है कितना असर आपको दिखता है इन दोनों के साथ आने का, पर्टिकुलर जौनपुर? देखिए, सब अपना पार्टियों का अपना एक वोट बैंक है, उस बैंक जाति समीकरणों को साधने का प्रयास कर रही समाजवादी पार्टी, जाति समीकरणों को। लेकिन एक चीज हम बताएं, इस देश में निर्विवाद रूप से नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़े नेता हैं पिछड़ों के। तो जो पिछड़ों का नारा ही लगाते हैं, तो अगर पिछड़ों का नारा बाबू सिंह कुशवाहा को क्यों वोट देने जाएंगे? वो नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। सीधी सी बात है, इसको समझना चाहिए। तो अननेसेसरी के नारों से नहीं चलेगा, आपको ग्राउंड पे काम करना होगा, समीकरण नहीं साधने होंगे, परिश्रम करने होंगे। इसके अलावा एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जिस प्रकार से यहाँ पर जब मैम का टिकट जो है वो कैंसिल हुआ था, तो बसपा ने जब दूसरा नाम अनाउंस किया था, तो श्याम सिंह यादव जो है वो काफी इसमें खुश नजर आ रहे थे, काफी हंसते हुए जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया था, हंसते हंसते जो है बोल रहे थे वो। तो क्योंकि इससे पहले वो सांसद भी रहे यहाँ के, और काम को लेकर, उनके काम को लेकर और उस रिएक्शन को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? और श्याम सिंह जी का अपना स्वभाव है, उस पर हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। हम लोगों के मित्र साथी भी हैं, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, वो अपना उनका स्वभाव है, बहुत प्रसन्न नेचर के व्यक्ति हैं वो। उस समय सपा बसपा गठबंधन उनको यहाँ से चुनाव टिकट मिला था, समीकरणों के आधार पर चुनाव वो जीत गए थे। उस समय वो भी मुश्किल 80,000 वोट से ही चुनाव जीते थे। आप सोचिए, सपा बसपा गठबंधन में 80,000 वोट से चुनाव जीते थे,
और अभी नए समीकरण बता रहे हैं हम चुनाव इस तरीके का करेंगे, तो ये तो ठीक है। पार्टी टिकट दिए, सिटिंग एमपी थे, उनका क्लेम भी बनता था, उनको मिल गया होगा टिकट, तो पार्टी ने दिया, पार्टी लड़ रहे हैं। अच्छा, आज जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो आप मिलने जाएंगे? नहीं, हमारा कार्यक्रम दूसरी जगह है, हम दूसरी जगह जा रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी रैली करें और जौनपुर के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं करके जाएं। और जौनपुर, चूंकि बनारस में तो काफी कुछ सुधार हुआ है, हमारा जौनपुर बहुत प्राचीन शहर है। मैं आप लोगों के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि जौनपुर के लिए भी कुछ अच्छी सौगात यहाँ पर दें, बनारस की तरह दोनों को एक उसका एक्सटेंशन पार्ट जौनपुर को बना दे बनारस का, तो बहुत अच्छा रहेगा। सर, इसके अलावा एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से दो बड़े नेता हैं पूर्वांचल में, एक जौनपुर में धनंजय सिंह जिनका जो है प्रभाव काफी ज्यादा है वोट पे, और दूसरे राजा भैया जिनका प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, दोनों पे जो है प्रभाव रहता है, तो आपकी तरफ से समर्थन का जो है ऐलान कर दिया गया, लेकिन राजा भैया की तरफ से कहा गया कि भैया आपको जिसको मन करे उसको वोट कीजिए, तो आप उनके ऐलान को जो है कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी पार्टी है, वो उनका अपना आउटलुक है। हमारी इस विषय पर उनसे न कोई वार्ता हुई है, ना उन्होंने मुझसे कोई वार्ता की है। हमारा अपना स्टैंड है, उनका अपना स्टैंड है, उनके अपने राजनीतिक वो हो सकते हैं, मेरा अपना राजनीतिक समीकरण है। तो हम लोग तो अपने हिसाब से क्लैरिटी रखते हैं, अपनी चीजों में दुविधा नहीं रहे कि ठीक है हम इधर या उधर। लोकतंत्र में आप हाँ पक्ष में रहिए या ना पक्ष में रहिए, तो हमने एक पक्ष चुना, उसके साथ हैं। अच्छा, राजनीति से हटकर भी जो बातचीत आप लोगों के बीच में होती है वो किस प्रकार की होती है? वो किससे? मतलब राजा भैया से? नहीं, एक हम लोग राजा भैया और हम लोगों का संबंध बीच में अच्छे रहे, ऐसा नहीं हम लोग कोई संबंध खराब कभी रहे। राजनीतिक रूप से हम लोग 2002 में एक साथ लड़े, वो भी जेल रहे लंबे समय तक, मैं भी लंबे समय तक जेल रहा। तो तमाम उसमें उस समय जब तमाम मुकदमे कायम हुए हम लोगों के ऊपर, उसके बाद फिर वो उनका रास्ता समाजवादी पार्टी के साथ चल पड़ा, हमारा समाजवादी पार्टी के खिलाफ चल पड़ा। इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं है। चलिए भाई, अब मैम से बात कर लेते हैं। मैम, काफी ज्यादा आप वायरल थी, मतलब हर जगह जहां देखो आपकी चर्चा थी और आपके चुनाव प्रचार की चर्चा थी, तो एकदम से सडन जब ये फैसला हुआ तो इस पर क्या कहेंगे आप? Very, very disappointed. अभी भी हमको, not able to come out of it because इतनी अच्छी थी हमारा कैंपेन, और जब लोगों का जो इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिल रहे थे, तो काफी हर्ट हो गया हम। Yeah. मैम, अब आप कैसे देखती हैं इस चुनाव को? देखिए, जब हम लोग सब हमारा जौनपुर की परिवार, हमारा जनता के साथ बात करके, हमारा जो लोग समर्थन करते थे उनसे सब बात करके फिर हम लोग ये डिसीजन लिए है कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। मैम, आपका वो एक मेहरारू वाला शब्द जो ना खूब वायरल था, एक बार क्या ऐलान करना चाहेंगे आप यहाँ पे? एक इमोशनल कनेक्ट, एक सोल कनेक्शन रहते ना, वो लगा है हमको, इधर जनता और इधर महिलाओं से वो एक अटैचमेंट और एक ऐसा हो गया था। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन हमारे बीच में जो हो गया था, तो ये आगे ऐसी रहेंगे। आई विल कंटिन्यू दिस थिंग विद देम, एंड ऑफ कोर्स उनके इधर महिलाओं के लिए जो भी है दे नीड, सिंस अभी हम वर्तमान आई एम द जिला चेयरमैन, हम उनके लिए अच्छा काम करेंगे। तो आप जब मतलब एरिया में अब जब घूम रहे थे, तो महिलाओं की कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी जो वो आपको सिमिलर लग रही थी कि वो बार बार जो है सारी महिलाएं इसी समस्या को लेकर बोल रही हैं इस चुनाव के लिए? महिलाओं को बेसिकली जनरल समस्या रहते हैं उन लोगों को, जैसा है उनके लिए जहाँ बहुत जगह रास्ता नहीं थे, हम ऐसा जगह रास्ता बनाए जहाँ 40 ईयर से रास्ता नहीं थे, तो ऐसी समस्या रहते हैं। या उनका जो जैसा थोड़ा बहुत उनका बच्चों को लेके पढ़ाई का, और जो भी जैसा भैया बताया रोजगार के, ये सब बात करते हैं महिलाओं का। दे हैव बेसिक थिंग्स उनको चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो समूह है उसको ही मदद करती रहती है अपने पर्सनल लेवल पे। बहुत सी चीजें बताई नहीं जाती हैं, हम लोग करते भी नहीं। अगर किसी का आप अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम करते हैं, उसको बहुत जरूरी नहीं किसी को एक बताया जाए इन सब चीजों को समाज में। अच्छा, उस तरीके काम करती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी जाके लोगों को पर्सनल
वो करके कि नहीं आप चलाइए, उसमें एनीथिंग फंड्स रिक्वायर्ड है, तमाम चीजें वो करती रहती हैं। कनेक्शन इसीलिए बनते हैं ना, नहीं। पर्सनल कनेक्शन। इट्स नॉट जस्ट छोटे-छोटे लोग ऑफिशियली। बैंकों से पैसा नहीं पाते हैं तो अपनी पर्सनल लेवल पे करती रहती हैं चीजें। अच्छा मैम, इसके अलावा अब जैसे थोड़ा सा लैंग्वेज में भी आपको यहाँ पर समझने में थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भोजपुरी अवध मिलाकर है और आप साउथ इंडिया से, तो कनेक्ट कैसे हो पा रहा था? हम एक्चुअली शायद 4-5 चुनाव कैंपेन किए हैं। जैसा हम आने के बाद धनंजय सिंह जी का भी 2-3 चुनाव हम कैंपेन किए, और हमारा खुद का चुनाव 2 चुनाव हम खुद किए, क्योंकि तभी भी दैट टाइम ऑल्सो धनंजय सिंह जी वॉज इन द जेल जब मेरा चुनाव चल रहा था, तो जिला पंचायत। सो बहुत कैंपेन, मेरा कैंपेन 7 बजे शुरू हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी के सिटिंग जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लड़ रही थी। या हाँ, तो हमारा कैंपेन समय ज़्यादा हम लेते, क्योंकि 7 बजे से ऑलमोस्ट कम बैक होम एट 12 o'clock ऐसा रहते थे, और अच्छा तरीके से सबसे मिलजुल, और 2-3 बार वो लोग भी देख लिए हम मेहनत करते हैं, और वो लोगों को भी ऐसा भरोसा हम दिए हैं उन लोगों को, और वो हम निभा रहे भी। अच्छा मैम, आपकी कल से एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है अमित शाह जी के साथ, जब बुके लिए हुए, और कहा जा रहा है कि आप बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। क्या कब की मुलाकात थी ये? आई थिंक नॉट मोर देन 2-3 days। या बस। कहाँ की है? ये दिल्ली की है। या नहीं, कर्टसी विजिट थे, जब हम लोग डिसाइड किए हैं सबके साथ मिलके एक डिसीजन लिए कि हम लोग बीजेपी में, तो हम जाके एक बार आई वांटेड टू मीट, एंड अच्छा था। क्या बातचीत हुई? नहीं, बहुत अच्छा डिस्कशन था, और अमित शाह जी ने हमसे पूछे कैसे चल रहा है चेयरमैन का जो हमारा जो जिला परिषद का काम, हमने बताया ठीक है एंड ऑल दैट, जनरल इधर हमारा जिला को लेके। और शामिल होने वाली बात पे हम बताएंगे जब हो जाएंगे हम। क्योंकि आपका चुनावी प्रचार बहुत मतलब इफेक्टिव रहा, और काफी जो है उसकी चर्चा हुई, ना केवल सोशल मीडिया या खबरों में, बल्कि हम जब आसपास घूम भी रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जो है लोग आपके चुनावी रैली के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आई नो आई एम वेरी हैप्पी, बट सैड भी है कि हम चुनाव नहीं लड़ सके, बट हम लोगों के साथ रहेंगे और उनके सेवा में रहेंगे। More than us people got disappointed या जिले के। तो आगे आप लोग क्या फैसला कर रहे हैं कि मतलब आगे क्या कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि आप फिर से मैदान में इस बार आए? चलो, लेट द ब्रिज कम देन विल क्रॉस। अब आगे चल के देख लेंगे कैसा रहेंगे। आई थिंक अभी तो एवरीथिंग लुक्स नाइस एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट बीजेपी, एंड हमारा आगे सिर्फ यही है कि दोनों सीट जितवाना है, और उनके लिए हम मेहनत करेंगे। मछली शहर और जौनपुर लोकसभा, जौनपुर दोनों लोकसभा जीतती है यहाँ से, ऐसी स्थिति ठीक है और बढ़िया रहेगा। अब हिंदुस्तान लोकतंत्र में अभी चूंकि कन्विक्शन है उस पर हम लोग हाई कोर्ट अपने जा रहे हैं, वो खत्म हो, बाकी इनके तो अभी चेयरमैन है ही है। हर 2 साल में यहाँ चुनाव होता है, आपको मालूम ही है, इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है कंट्री में। अभी 27वीं यूपी की असेंबली है, फिर 29वीं फिर लोकसभा होगी, तो समय बीतते देरी नहीं लगती है। अभी जो केसेस हैं उसको हम रिजॉल्व करेंगे, उसके बाद विल थिंक फॉर द। अच्छा सर, ये मैं एक दिमाग में एक और लास्ट सवाल आ गया, ये मैं पूछ लूंगा आपसे। ये जो मुकदमा था बरेली वाला, जब बरेली जेल से आप रिहा हुए, ये पूरा मुकदमा था क्या? इसकी कहानी क्या है आपकी साइड से? राजकुमार जी जानते हैं, आपके साथी हैं। ये मुकदमा था, एक कंपनी यहाँ पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का काम पाया। अभी निकलिएगा तो थोड़ा शहर घूमते हुए जाएंगे तो आप दिखा भी देंगे राजकुमार जी आपको। ये बहुत खराब काम कर रही थी यहाँ पर, तो कुछ सभासद और कुछ लोग आए हमारे पास, बोले कि काम नहीं, तो चूंकि हमने पता किया, फिर पता चला कि हमको जानकारी भी नहीं थी, कोविड का समय भी चल रहा था उस समय, तो फिर हमने जो है जल निगम वालों से बात किया, तो उन्होंने कहा सर इस कंपनी को काम मिला, ऐसे ऐसे है। हमने कहा तमाम शिकायतें आ रही, गड्ढे खोद दे रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं और पार्ट नहीं रहे हैं, या तो करे तो खत्म करें। तो एक्सीडेंट, जौनपुर प्राचीन शहर है, पतली पतली सड़कें हैं, ये परेशानियां हो रही, रूट यहाँ डाइवर्ट नहीं कर सकते आप, इधर से कर दीजिए उधर से, तो 3 ब्रिजेस बन गए हैं आज के दिन, फिर भी छोटे शहरों में बड़ी कठिनाई होती है। तो हमने फिर बुलाया जल निगम वालों को भी, उनसे ही बात की हमने, क्या प्रॉब्लम है, इसको जो भी करते हैं आप इमीडिएट करिए, उसमें गुणवत्ता की भी शिकायत थी, सब बातों को कह के हमने उन लोगों को
लेकिन उसमें हमको लगता है जिसका भी वेस्टेड इंटरेस्ट रहा होगा कंपनी का या जो भी रहा, इन लोगों ने कुछ प्रशासनिक अफसर हम लोग खिलाफ थे यहाँ पर, तो उनसे मिला के एक मेरे खिलाफ FIR कायम करा दिया। उसमें अपहरण, रंगदारी, पता नहीं क्या क्या करा दिया। किसी कमरे घर के अंदर की बात थी, मैं बुला के बात की, अपने घर पे बैठ के किसी से बात करना एक सामान्य सी प्रक्रिया है राजनीति में। करेंगे क्या? जनता की शिकायत जन सुनवाई होती क्यों है? मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते क्यों है? लोग विधायक सांसद अपने घर पे जनता की जन समस्या सुनने के लिए सुनवाई क्यों रखते हैं? इसीलिए तो रखते हैं। लोकतंत्र में करेगा फिर क्या आदमी? हम कोई अधिकारी थोड़ी हैं बैठे कलम चला रहे हैं अपने दफ्तर में 9 से 12। हम तो 24/7 है। हमको तो कोई धन्यवाद कहे ना कहे फिर भी मुझे करना है जनता के लिए। नेताओं का यही काम है, चाहे वो किसी दल का नेता कोई भी हो, उसका यही काम है। तो FIR कायम हो गई रात को 10 बजे। 10 बजे FIR कायम, 1 बजे 12:30 बजे मेरी गिरफ्तारी हो गई। अब सोचिए कितना त्वरित काम हुआ इसमें। इसी से इसकी मंशा के पीछे सारा वो है ना। तो फर्जी मुकदमा, और उसमें फर्जी एक बार उसमें फाइनल रिपोर्ट भी लग गई उस मुकदमे में। उसके बाद जो है दोबारा चार्जशीट कर दी गई। बाई इलेक्शन चल रहा था यहाँ पे, हम बाई इलेक्शन लड़ रहे थे, चार्जशीट हो गई। चार्जशीट हो गई, उसमें पता भी नहीं चला कब, मतलब अननेसेसरी के मुकदमे मुझे सजा भी कर दी गई। तो कौन आपको लगता है कि पीछे? देखिए, जुडिशरी पे सवाल नहीं खड़े करेंगे अभी। जब हाई कोर्ट आने दीजिए, आपको देखिएगा न्याय खुद ही मिल जाएगा हमें। हाई कोर्ट देखिए, न्यायपालिका हमारा इसीलिए 3 tier सिस्टम है। कहीं ना कहीं जरूर आप यहाँ हैं तो डिस्ट्रिक्ट है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं होगा तो अपेक्स कोर्ट है हमारी। ऐसा थोड़ी है कि न्याय नहीं मिलेगा। गलत है, गलत को का फिर जाएंगे, फिर न्यायपालिका है किस लिए? ठीक है, और जरूर से मुझे पूरा विश्वास है उसमें न्याय भी मिलेगा और मैं इससे निकल के आऊँगा जनता के बीच में, और जनता के बीच में हूँ ही मैं, और उसमें फिर मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा। तो मैम भी बहुत प्रबल रूप से हैं। मैम तो ऑलरेडी आपकी मुख्य धारा में है ही हैं मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।